मई 1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर उस रात सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। नीचे घाटियों में भारतीय सैनिक अपनी पोस्टों पर तैनात थे और ऊपर पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी रात भारतीय सेना की एक गुप्त इंटरसेप्ट यूनिट ने दुश्मन के रेडियो सिग्नल पर कुछ ऐसा सुना जिसने पूरे युद्ध की शुरुआत कर दी। ऊंचाइयां हर कीमत पर बचानी है। कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये आवाज किसी आतंकवादी की नहीं थी। ये प्रशिक्षित सैनिकों की बातचीत थी। अनुशासित, योजनाबद्ध और सबसे खतरनाक बात, उन्हें भारतीय चौकियों की सटीक जानकारी थी। उस पल पहली बार शक हुआ कि सीमा के उस पार सिर्फ घुसपैठ नहीं चल रही, कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारगिल की कई चोटियों पर दुश्मन पहले ही कब्जा जमा चुका था। बंकर बनाए जा चुके थे, मशीन गनें तैनात थी और भारतीय सेना को अभी पूरी सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद भारतीय जवानों को सीधी चट्टानों पर चढ़ते हुए गोलियों का सामना करना था। टाइगर हिल आग में बदलने वाला था और पूरा देश पहली बार टीवी पर एक असली युद्ध देखने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर शुरुआती चेतावनियां मिल चुकी थीं, तो दुश्मन भारतीय सीमा के भीतर इतना अंदर तक कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर था, या फिर भारत एक ऐसे सैन्य धोखे का शिकार हुआ जिसे समझते समझते बहुत देर हो चुकी थी? क्योंकि कारगिल का युद्ध सिर्फ पहाड़ों पर नहीं लड़ा गया था, ये समय, भरोसे और देर से लिए गए फैसलों के खिलाफ भी लड़ी गई लड़ाई थी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 1999 में भारतीय जवानों ने कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर मौत को सामने देखकर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। कैसे टाइगर हिल, तोलोलिंग और .5140 जैसी चोटियां भारत की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में बदल गईं, और कैसे ऑपरेशन विजय ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। और इस कहानी का सबसे खतरनाक सच शायद आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस खतरनाक और अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत करते हैं। मई 1999, लद्दाख और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ये मौसम हर साल की तरह कठिन था। बर्फ, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की लगातार निगरानी, यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन उस साल कुछ अलग था। एलओसी के आसपास असामान्य हलचल देखी जा रही थी। कुछ गश्ती दलों ने रिपोर्ट भेजी कि कुछ पोस्टों के पास ताजा पैरों के निशान हैं। कहीं दूर रात में हल्की रोशनी दिखाई देती, फिर अचानक गायब हो जाती। शुरुआत में इसे सामान्य घुसपैठ समझा गया, क्योंकि कश्मीर घाटी में छोटे स्तर की घुसपैठ नई बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे रिपोर्टों की संख्या बढ़ने लगी, और तभी उत्तरी कमान की एक सिग्नल इंटरसेप्ट यूनिट को कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। एक रात रेडियो मॉनिटरिंग कर रही टीम ने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे कुछ सैन्य सिग्नल पकड़े। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें बार बार कुछ कोड शब्द दोहराए जा रहे थे। ऊंचाई, रसद, स्थिति छुपी रहे। कमरे में बैठे अधिकारियों ने तुरंत रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। बातचीत किसी सामान्य आतंकवादी समूह की नहीं लग रही थी। बोलने वाले लोग सैन्य भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास समन्वय था, अनुशासन था, और सबसे खतरनाक बात, उन्हें इलाके की सटीक जानकारी थी। इंटरसेप्ट यूनिट ने तुरंत अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में लिखा गया कि एलओसी के आसपास सिर्फ घुसपैठ नहीं, बल्कि संगठित सैन्य तैनाती की संभावना है। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय तक किसी के पास ठोस दृश्य प्रमाण नहीं थे। ऊंचाइयों पर मौसम खराब था, कई पोस्ट सर्दियों में खाली कर दी जाती थी, और दिल्ली में बैठे कुछ अधिकारियों को अभी भी लग रहा था कि ये सीमित आतंकी गतिविधि है। इसी बीच कारगिल सेक्टर में गश्त पर गए कुछ भारतीय सैनिक वापस नहीं लौटे। शुरुआत में माना गया कि वे मौसम का शिकार हो गए होंगे, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। पहाड़ियों के ऊपर से भारी फायरिंग शुरू होने लगी। भारतीय सप्लाई रूट्स को निशाना बनाया जा रहा था। दुश्मन उन ऊंचाइयों पर बैठा था जहां से वो राष्ट्रीय राजमार्ग तक देख सकता था। अब सेना के स्थानीय कमांडरों को शक होने लगा कि ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं, बल्कि पहले से तैयार किया गया सैन्य कब्जा है। उधर इंटरसेप्ट यूनिट लगातार नए संदेश पकड़ रही थी। कुछ संदेशों में मजबूत बंकर, गोला बारूद, तोपखाना समर्थन जैसे शब्द आ रहे थे। इसका मतलब साफ था, सामने सिर्फ आतंकवादी नहीं थे। लेकिन दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते रिपोर्टों की भाषा बदलने लगी। कुछ अधिकारियों ने कहा कि निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान इतनी बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि दोनों देश हाल ही में परमाणु शक्ति बने थे। और शायद यही सबसे खतरनाक भ्रम था। धीरे धीरे भारतीय सेना को समझ आने लगा कि दुश्मन सिर्फ घुसपैठ करके भागने नहीं आया था, उसने रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया था। कई जगहों पर बंकर पहले से तैयार थे, हथियार छुपाकर रखे गए थे, रसद पहुंचाने के रास्ते बनाए जा चुके थे। यानी ये ऑपरेशन कई महीनों से योजना बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन सवाल ये था, अगर इतनी बड़ी तैयारी चल रही थी, तो भारत को पहले क्यों नहीं पता चला? दिल्ली में लगातार मीटिंग्स हो रही थी। रॉ,
मिलिट्री इंटेलिजेंस, नॉर्दर्न कमांड सब अलग अलग रिपोर्टों का विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन हर एजेंसी की तस्वीर थोड़ी अलग थी। कोई इसे सीमित घुसपैठ कह रहा था, कोई संगठित सैन्य कार्रवाई। इसी भ्रम में समय निकलता जा रहा था। उधर सीमा पर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों पर ऊंचाइयों से लगातार फायरिंग हो रही थी। सप्लाई ट्रकों को निशाना बनाया जा रहा था। श्रीनगर लेह हाईवे खतरे में आ चुका था। अगर दुश्मन लंबे समय तक इन चोटियों पर बना रहता तो लद्दाख का संपर्क टूट सकता था। फिर एक रात इंटरसेप्ट यूनिट ने सबसे खतरनाक बातचीत पकड़ी। भारतीय सेना अभी पूरी स्थिति नहीं समझ पाई है। ऊंचाइयां हर कीमत पर बचानी है। अगर वे ऊपर पहुंच गए तो पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। ये कोई आतंकवादी घुसपैठ नहीं थी, ये एक सैन्य ऑपरेशन था और दुश्मन भारतीय सीमा के भीतर बैठ चुका था। रिपोर्ट तुरंत दिल्ली भेजी गई, लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ चुका था। सरकार नहीं चाहती थी कि बिना पूरी पुष्टि के कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जाए, क्योंकि अगर स्थिति गलत साबित हुई तो भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लग सकता था। लेकिन सीमा पर लड़ रहे जवानों के पास इंतजार का समय नहीं था। कारगिल की पहाड़ियों में युद्ध शुरू हो चुका था। भारतीय सैनिकों को नीचे घाटियों से ऊपर चढ़ना पड़ता, जबकि दुश्मन पहले से ऊंचाइयों पर बैठा था। हर कदम पर मशीन गन फायर, हर मोड़ पर मोटार, हर चट्टान के पीछे मौत। ऑक्सीजन कम थी, तापमान 0 से नीचे था और ऊपर बैठे दुश्मन को रणनीतिक बढ़त हासिल थी। धीरे धीरे पूरे देश को समझ आने लगा कि ये सिर्फ सीमा संघर्ष नहीं, बल्कि भारत की सैन्य प्रतिष्ठा की लड़ाई है। टीवी चैनलों पर पहली बार युद्ध की तस्वीरें दिखाई देने लगी। शहीद जवानों के ताबूत पूरे देश में पहुंच रहे थे। हर घर में गुस्सा था। हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल था, दुश्मन हमारी सीमा के भीतर इतना अंदर कैसे आ गया? अब सरकार के पास इंतजार का विकल्प नहीं था। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना को आदेश मिला, किसी भी कीमत पर कब्जाई गई चोटियां वापस लेनी है। लेकिन ये मिशन लगभग असंभव था। दुश्मन ऊपर था, भारतीय सैनिक नीचे। सीधी चढ़ाई करते हुए हमला करना मतलब खुली मौत की तरफ बढ़ना। लेकिन भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं थी। बोफोर्स तोपों को तैनात किया गया। रात के अंधेरे में पहाड़ों पर लगातार गोले बरसने लगे। पूरी घाटी विस्फोटों की आवाज से कांप उठी। भारतीय वायुसेना को भी सीमित अभियान की अनुमति दी गई, लेकिन आदेश साफ था, एलओसी पार नहीं करनी है। भारत इस युद्ध को पूर्ण युद्ध में बदलने से बचाना चाहता था। उधर इंटरसेप्ट यूनिट लगातार दुश्मन की बातचीत सुन रही थी। अब उनके संदेशों में घबराहट दिखाई देने लगी थी। सप्लाई कम पड़ रही थी। भारतीय हमले तेज हो रहे थे। कई पोस्ट टूटने लगी थी। लेकिन हर जीत की कीमत बहुत भारी थी। तोलोलिंग, 0.5140, टाइगर हिल, हर चोटी खून बहाकर वापस ली गई। भारतीय जवान सीधी चट्टानों पर चढ़ते हुए गोलियों का सामना कर रहे थे। कई सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते रहे। कुछ ने अकेले दुश्मन की मशीन गन पोजीशन पर हमला किया, क्योंकि अगर वे रुकते तो नीचे पूरी टुकड़ी खत्म हो सकती थी। धीरे धीरे भारतीय सेना दुश्मन को पीछे धकेलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ने लगा। दुनिया को समझ आने लगा कि एलओसी के भीतर संगठित सैन्य घुसपैठ की गई थी। आखिरकार दुश्मन की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तब भी एक सवाल बाकी था। क्या ये युद्ध सिर्फ पहाड़ों पर लड़ा गया था, या उन कमरों में भी जहां शुरुआती चेतावनियां पहुंच चुकी थीं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया गया? क्योंकि कभी कभी इतिहास युद्ध भूमि पर नहीं हारता, वो उन पलों में हारता है जब खतरा सामने होता है, लेकिन निर्णय लेने वाले लोग अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं होते।